2024 की चुनौती के रण में उतरे पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। बिहार और पश्चिमी बंगाल की रैली में किया विरोधियों पर वार। आरबीआई ने रेपो रेट को रखा 6.5% पर अपरिवर्तित। बैंक दर भी 6.75% पर बरकरार। और पंजाब के विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला ने पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को संपूर्ण करवाने के मद्देनजर पंजाब पुलिस, बीएसएफ और केंद्रीय एजेंसियों के बीच तालमेल को और मजबूत करने पर दिया जोर। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिहार के जमुई और पश्चिमी बंगाल के कूच बिहार में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने दोनों ही जनसभाओं में इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार भारत को विकसित देश बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। बिहार के जमुई की रैली में उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव भारत को विकसित बनाने के लिए हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने साथ ही कहा कि भारत ने आतंकी गतिविधियों में शामिल और ऐसी गतिविधियों को समर्थन देने वालों को करारा जवाब दिया है और मगध साम्राज्य के प्राचीन गौरव को फिर से बहाल किया है। पीएम मोदी ने दावा किया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो गेहूं के आयात पर निर्भर छोटे छोटे देश में आतंकी हमले करवाते थे। उन्होंने जमीन के बदले नौकरी घोटाले का जिक्र किया, जिसमें नेता लालू प्रसाद यादव आरोपी हैं। रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे। आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। गठबंधन गठबंधन वालों के समय में केवल खस्ता हाले ट्रेनें चलती थी। प्रधानमंत्री ने कहा, एनडीए ने पिछले 10 सालों में देश को मजबूत बनाया है, जबकि कांग्रेस के शासन काल में विश्व में भारत की छवि कमजोर देश के रूप में थी। उन्होंने कहा कि निर्णायक नीतियों के कारण वैश्विक परिदृश्य में भारत की शक्ति फिर से स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत को प्रदान करने की मांग बिहार के लोग लंबे समय से कर रहे थे और एनडीए सरकार ने उनकी यह मांग पूरी की है। बिहार के जमुई के बाद प्रधानमंत्री ने दिन की दूसरी जनसभा को पश्चिमी बंगाल के कूच बिहार में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन में अपने आप में झूठ और प्रत्यक्ष का उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में संदेश खाली का भी जिक्र किया और कहा कि भाजपा दोषियों को सजा दिलवाकर ही रहेगी। ये सारे पैसे भी लूट लेते और आपसे साइन भी करा लेते, यहां पैसा मिल गया है। आज देश के सारे भ्रष्टाचारी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे थे, अब वो सब मिलकर मोदी आया। उन्होंने कहा कि हमें बिहार और पश्चिमी बंगाल को बहुत आगे ले जाना है। आरबीआई ने एक बार फिर से रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखने का फैसला लिया है। The Reserve Bank MPC decided by a majority of 5-1 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is the MSF rate, remains at MSF rate and the bank rate, they remain at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of
6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में रिटेल महंगाई दर 4.9% रहने का अनुमान जताया है। उन्होंने कहा कि दूसरी तिमाही में ये 3.8%, तीसरी तिमाही में 4.6% और चौथी तिमाही में 4.5% रहने की उम्मीद है। Also declined steadily over the past 9 months to its lowest level in the series. The fuel component of CPI remained in deflation for 6 consecutive months. Food inflation pressures, however, accentuated in February. Looking ahead, robust growth prospects provide the policy space to remain focused on inflation and ensure its descent to the target of 4%. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में जो जीडीपी का अनुमान है वो 7% रह सकता है। पहली तिमाही में ये 7.1%, दूसरी तिमाही में 6.9%, तीसरी और चौथी तिमाही में 7% रहने की उम्मीद है। आगामी लोकसभा मतदान 2024 को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाना यकीनी बनाने के मद्देनजर पंजाब पुलिस के विशेष डायरेक्टर जनरल कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने सीमा सुरक्षा बल के साथ रणनीति तैयार की ताकि सुरक्षा की दूसरी कतार को और मजबूत किया जा सके और सीमा पार से नशों की सप्लाई को पूरी तरह से रोका जा सके। स्पेशल डीजीपी के साथ बीएसएफ जलंधर डॉक्टर अतुल फूलजेले ने सीमा पर सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेने के लिए और आगामी लोकसभा मतदान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। पंजाब पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के सीनियर अधिकारियों के साथ एक संयुक्त तालमेल मीटिंग की। बीएसएफ और पंजाब पुलिस के बीच और अधिक तालमेल एवं एकजुटता बढ़ाने का न्योता देते हुए स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने राज्यों में पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान को यकीनी बनाने के लिए दोनों बलों को एक टीम के तौर पर काम करने के लिए कहा। उन्होंने सरहदी जिलों के सभी एसएसपीज को भी ये निर्देश दिए कि वह ग्रामीण स्तरीय सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ नियमित मीटिंग करने और फील्ड स्टाफ एवं वीएलडीसी सदस्यों को ड्रोनों की आवाजाही पर पैनी नजर रखने के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ने शराब और नशों की तस्करी को रोकने के लिए सूबे के 10 सीमावर्ती जिलों के सभी सीलिंग पॉइंटों पर पहले ही तालमेल करके सख्त अंतर्राज्यीय नाके लगाए हैं। 10 अंतर्राज्यीय सरहदी जिलों में पठानकोट, श्री मुक्तसर साहिब, फाजिलका, रोपड़, एसएस नगर, पटियाला, संगरूर, मानसा, होशियारपुर और बठिंडा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सूबे के संवेदनशील जिलों में केंद्रीय हथियारबंद पुलिस बलों की 25 कंपनियां तैनात की गई हैं ताकि नागरिकों में पुलिस बल के प्रति विश्वास पैदा किया जा सके और राज्य में संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों में नियंत्रण बनाया जा सके। 25 कंपनियों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 5 कंपनियां, सीमा सुरक्षा बल की 15 कंपनियां और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की 5 कंपनियां शामिल हैं। आज राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। 5 अप्रैल 1919 को भारतीय जहाज एसएस लॉयल्टी की ऐतिहासिक यात्रा की याद में शुरू हुआ। राष्ट्रीय समुद्री दिवस का देश के विकास यात्रा में अहम योगदान है। आज का दिन भारत के समुद्री उद्योग की प्रगति और चुनौतियों के रोचक सफर को भी बयां करता है। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस की समुद्री विरासत को याद करने और राष्ट्र के विकास में समुद्री क्षेत्र के योगदान को स्वीकार करने में अहम भूमिका है। निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर फैलाए जा रहे उस भ्रामक संदेश को फर्जी करार दिया जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान नहीं कर सकते। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आयोग ने कहा कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात पात्र अधिकारी मतदाता सुविधा केंद्र से डाक मतपत्र के जरिए मतदान कर सकते हैं। आयोग ने लोगों से जागरूक रहने और भ्रामक संदेशों से सतर्क रहने को कहा है। प्रामाणिक जानकारी के लिए लोगों से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करने की अपील की गई है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्होंने पीयू के ललित कला संग्रहालय की गैलरी में आयोजित 10वीं वार्षिक महिला कलाकार प्रदर्शनी 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया।
प्रशासक ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और पीयू की वीसी प्रोफेसर डॉक्टर रेणु विक की उपस्थिति में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। बनवारी लाल पुरोहित ने पुरस्कार विजेताओं और सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और विशेष रूप से महिला कलाकारों को मंच प्रदान करने के लिए आर्टस्केप्स के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐतिहासिक कला को सदियों पुरानी इमारतों और महलों में देखा जा सकता है। ललित कला और दृश्य कला भावनाओं को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। प्रशासक ने कहा कि महिलाएं ललित कला और दृश्य कला सहित सभी क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। भारत की बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का नाम रोशन कर रही हैं। भारत सहित दुनिया भर के 120 चयनित कलाकारों की कलाकृतियां पीयू के ललित कला संग्रहालय की गैलरी में आर्टस्केप्स वार्षिक महिला कलाकार प्रदर्शनी का 10वां संस्करण में प्रदर्शित की जाती हैं। ये प्रदर्शनी 11 अप्रैल तक देखी जा सकेगी। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ, बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा, आरजेडी नेता उपेंद्र प्रसाद को बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। बता दें कि कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर दिशाहीन होने की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को असहज महसूस कर रहा हूं। गौरव वल्लभ ने कहा कि मेरे में इतनी ताकत नहीं कि सनातन पर जब सवाल उठाए जाएं तब मैं चुप रहूं। उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, कोई बिजनेस करे उसको गाली। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा है। उधर कांग्रेस से निष्कासित किए गए नेता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा है कि ऐसा लगता है कि कल रात पार्टी को मेरा त्यागपत्र मिलने के तुरंत बाद उन्होंने मुझे निष्कासित करने का निर्णय लिया। इतनी तत्परता देखकर अच्छा लगा। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के नाम लिखे गए पत्र को भी साझा किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बुधवार को पूर्व सांसद संजय निरुपम को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जिसका आदेश पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी किया। आदेश में कहा गया है कि अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने संजय निरुपम को तत्काल प्रभाव से 6 साल की अवधि के लिए पार्टी से निष्कासित करने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले पार्टी ने हाल ही में उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया था। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव 2024 लड़ने वाले उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनका अनुपालन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सभी दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सार्वजनिक स्थानों जैसे कि मैदान और हेलीपैड निष्पक्ष रूप से उपलब्ध होना चाहिए। चुनाव के दौरान अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित रहनी चाहिए। इसके अलावा शांतिपूर्ण और अविवेकपूर्ण घरेलू जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार की पूरी तरह से रक्षा की जानी चाहिए। स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पूरी तरह से सूचित किया जाना चाहिए और प्रस्तावित बैठक के समय व स्थान की आवश्यक अनुमति समय रहते सही तरीके से ली जानी चाहिए। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।